नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर का जब एग्ज़ाम हो रहा था तो एक न्यूमेरिकल के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हर वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जाते थे। 50 क्लासेज मैंने उस पर दी थी और उसके बाद में वो क्लास या सीरीज़ हमारी रुक गई थी। आज न्यूमेरिकल की 51वीं क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 बड़ी भर्तियों के पेपर आपके सामने है। यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2 और DRDO। तीनों के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों के मन में तो न्यूमेरिकल का ही डर रहता है। आप इन क्लासेज को ध्यान से देखिए, विश्वास दिलाता हूँ न्यूमेरिकल का डर ख़त्म हो जाएगा। एक एक पॉइंट और तरीके से कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल पेपरों में कर पाएंगे। आइए आज के न्यूमेरिकल से हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दीजिए, दोस्तों से शेयर कर दीजिए, प्लीज़ कंटेंट पहुंचाइए दोस्तों तक ज़रूर। पसंद आ जाए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, ये आपको पता ही है, ताकि हमें भी ये लगे कि हाँ, इस बच्चे ने देख भी लिया और ये जेन्युइन क्वेश्चन है। देखो, सवाल सबसे पहले एक डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, वैसे तो इसमें मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन ओवरऑल इसमें 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। हम तरीके से चलेंगे तो आपको कम से कम इसमें 5 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। दोस्तों, ऐसे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जैसा कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डायग्राम, देखते ही समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम में क्या किया कि यहाँ पर एक वैल्यू लिख दी 2 ओम, यहाँ पर एक वैल्यू लिख दी 5 ओम, यहाँ पर 10 ओम और ये 10 ओम। कहीं पर भी कुछ भी 1 2 3 ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ इतना सा डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं और दोस्तों इसमें सवाल पूछा कि दर्शित चित्र के अनुसार 5 ओम का जो रेजिस्टर है उसमें से 14 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो 2 ओम वाले इस प्रतिरोधक पर, ये रहा 2 ओम वाला है ना, पर वोल्टेज का मान बताइए, यानी इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ समझ गए ना। तो टोटल वोल्टेज बताया गया है सर्किट का, ना ही कोई और पैरामीटर दिया है। बस आपको केवल इतना बताया है कि ये जो 5 ओम वाला है ना, इसमें से 14 एम्पीयर की धारा चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक नहीं अनेक सवाल बनते हैं, मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ। नहीं भी दिया ना, हम इस 2 ओम वाले की, देखो मैंने बताता आया हूँ हमेशा कि आपको न्यूमेरिकल कैसे हल करने हैं। न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया। वो कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है। हमें 2 ओम रेजिस्टर की वोल्टेज चाहिए, यानी V बराबर I × R होता है। समझ गए, यानी हमें I चाहिए जो यहाँ से प्रवाहित हो, जो यहाँ से प्रवाहित हो। यहाँ से चलने वाली करंट को हम क्या बोलते हैं, परिपथ की कुल करंट, टोटल करंट बोलते हैं कि नहीं बताओ। यानी हमें इस सर्किट की टोटल करंट चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि गुरुजी टोटल करंट ज्ञात करने के लिए तो I बराबर V/R का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी V टोटल में R टोटल का भाग दे दें, कि गुरुजी R टोटल तो ऐसे निकाल देंगे कि ये तीनों समांतर में और फिर दोनों सीरीज़ में बन जाएंगे। यहाँ तक आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आपको वोल्टेज नहीं दिया हुआ, इसलिए इस फॉर्मूले का उपयोग तो नहीं हो सकता। तो गुरुजी क्या रास्ता है, तो एक ही रास्ता है कि ये 2 ब्रांच बन रही है आपकी, और जो कि 2 रेजिस्टेंस एक साथ श्रेणी क्रम में हो सकते हैं। यानी कि इस 2 ओम वाले में से जो करंट चल रही है, यहाँ से चली यहाँ आई और इसमें आने के बाद ये देखो एक जंक्शन है जहाँ करंट प्रवेश कर रही है और 3 समांतर भागों में डिवाइड हो रही है। हम कैसे न कैसे
यहाँ से 1 2 3 अगर ये तीनों करंट कैलकुलेट कर देना तो हमें यहाँ टोटल करंट का पता लग सकता है। बस टोटल करंट का पता लगा लिया, रेजिस्टेंस इसका स्पष्ट दिया हुआ है। इट मीन्स हमें चाहिए कि इन तीनों में धारा कितनी कितनी चल रही है। इसके दो तरीके हैं। अब बहुत सारे बच्चों के समझ में आ गया है ना, अब तरीका बहुत बच्चों ने पकड़ लिया। हमें ये कहा गया है कि ये जो 5 ओम वाला है ना, इसमें से यहाँ से 14 एम्पियर धारा चल रही है। आप ध्यान से समझिएगा, 10 ओम, 5 ओम और 10 ओम ये तीनों समांतर में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इनको वोल्टेज समान मिल रही है, जितनी भी मिल रही होगी। पता नहीं कितनी मिल रही है, बताऊंगा कितनी मिल रही है वो तो, बट थ्योरेटिकल सोचो कि पता नहीं इनको कितनी मिल रही है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये 10 ओम और 10 ओम वाले इस 5 ओम से 2 गुने प्रतिरोध है। जब प्रतिरोध अधिक हो तो धारा कम हो जाती है। एक तरीका तो ये है कि अगर 5 ओम वाले में से 14 एम्पियर चल रही है तो दोस्तों यहाँ से 7-7 एम्पियर करंट चलेगी। इतना मुझे पता है, क्योंकि रेजिस्टेंस दोगुना हो गया, करंट आधी हो जाएगी। एक तरीका। दूसरा तरीका आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका आप ये निकाल सकते हो कि क्यों ना हम इसकी, देखो करंट भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसकी वोल्टेज निकाल दें। वोल्टेज के लिए I × R कर दो। 14 एम्पियर की धारा और 5 ओम का उसका रेजिस्टेंस, 70 वोल्ट इसकी वोल्टेज बन रही है। अब वही 70 वोल्ट यहाँ है, वही 70 वोल्ट यहाँ है, वही 70 यहाँ है। तो इस पूरे जंक्शन पर, यानी यहाँ इस जंक्शन पर 70 वोल्ट है। यहाँ कितना है पता नहीं, यहाँ कितना है पता नहीं। अगर टोटल वोल्टेज पता होती तो अब हम यहाँ से 70 माइनस कर देते तो भी यहाँ की वोल्टेज आ जाती, लेकिन वो भी तो नहीं दिया हुआ। इसका मतलब एक ही तरीका है कि अब इन तीनों की धारा निकालो। तो देखो 7, 14, 21 और ये करंट आपका कितना बन रहा है, लगभग 28 एम्पियर। यही तो बन रहा है ना, 7, 14 और 7। देखो ये 28 एम्पियर का करंट फिर यहाँ से चलेगा, है ना। IT बराबर क्या करोगे, 1 + 2 + 3। DC सर्किट है, तीनों करंट जुड़ेगी। 7 + 14 + 7 है ना, 28 एम्पियर हो गई ना। बस तो भैया यहाँ रख दो, 28 एम्पियर की करंट है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, वोल्टेज इसको कितने मिल रहे हैं, 56 वोल्ट। बताओ बात समझ में आई क्या। ये तो था इसका उत्तर। अब क्वेश्चन और कैसे बनेंगे। मान लो मैं इसमें आपसे सवाल ये पूछूं कि आप ये बताइए अप्लाइड टोटल वोल्टेज कितना था, बता सकते हो कि नहीं। यहाँ जो ड्रॉप हो रही है उसको और इस जंक्शन की यहाँ जो ड्रॉप हो रही है उसको, दोनों को जोड़ लो। इस पूरे जंक्शन पर वोल्टेज कितनी है, 70 वोल्ट, और यहाँ कितनी थी, 56, है ना। 70 + 56 कितनी आएगी, 7, 5, 12, है ना, 126 वोल्ट। ये लो, हो गया सवाल सारा। अब सुनो क्वेश्चन, देखो क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन अगर देता तो आपसे ये पूछ लेता कि 5 ओम वाले में से 14 चल रही है, बताइए 10 ओम प्रतिरोधक में से धारा कितनी होगी। बात खत्म, रेजिस्टेंस दोगुना कर रहा था। डायग्राम देखते हुए क्या कर दो, करंट को आधा कर दो। सवाल नंबर 1। दूसरा आपसे पूछा जा सकता था कि 10 ओम पर वोल्टेज का मान कितना है, 70 वोल्ट। हमसे ये पूछा जा सकता था परिपथ की टोटल करंट कितनी है, 28 एम्पियर। हमसे ये पूछा जा सकता था कि इस 2 ओम में से धारा कितनी चलेगी, 28 एम्पियर। इस पर वोल्टेज ड्रॉप है कितना, 56 वोल्ट। सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज कितना है, 126 वोल्ट। कुल मिलाकर के मुझे ऐसे लगता है कि 4-5 क्वेश्चन आपके इसमें हो गए। बताओ यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया क्या। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो कैसे लगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आ ही सकता है छोटा आजकल, क्योंकि अपन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। बोर्ड थोड़ा साफ़ कर लिया, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय की बचत हो जाए। सवाल नंबर 2 देखो, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने अभी भेजा था और 2-3 बार पूछा तो मैं सोचा सबको ही करवा दूँ। एक है ना, ऐसे पैरेलल डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ इंडक्टर जुड़ा हुआ दिखा रखा है, यहाँ कैपेसिटर जुड़ा हुआ दिखा रखा है, यहाँ रेजिस्टर, और यहाँ पर सप्लाई सोर्स है, AC वोल्टेज है शायद, है ना। हाँ 100 वोल्ट लिखा हुआ है, AC सप्लाई सोर्स है, ठीक है। यहाँ डायग्राम में कुछ नहीं बता रखा, इसके यहाँ बता रखा है 4 एम्पियर करंट
कैपेसिटर के यहाँ लिख रखा है 1 एम्पियर करंट, इंडक्टर के यहाँ लिख रखा है 4 एम्पियर करंट। एक्सएल का मान लिख करके दे रखा है 25 ओम, यहाँ वीसी का मान लिख करके दे रखा है 100 वोल्ट, और रेजिस्टेंस का मान दे रखा है आर लिख करके 25 ओम। और यहाँ क्या किया हुआ है, एक एम्पियर मीटर जोड़ रखा है। ठीक बात है। सवाल पूछा है कि दर्शित चित्र में इस एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, पाठ्यांक कितना है, वैल्यू कितनी है। कुल मिलाकर के यूँ पूछ रहा है कि इस ब्रांच में से करंट कितनी चल रही है। देखो इसके समझने के 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस परिपथ की हमें टोटल करंट बताइए कितनी है। कौन कौन बच्चा होगा जिसे इसका फॉर्मूला अच्छे से याद है, बताओ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फॉर्मूला अच्छे से याद है। RLC पैरेलल है। करंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, रेजिस्टर में से प्रवाहित करंट का स्क्वायर, है ना, प्लस इंडक्टर और कैपेसिटर की करंट का सार्वत्रिक अनुपात। मैंने यहाँ लिखा क्यों नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसमें हमेशा जो मान में ज़्यादा होती है उसको पहले और कम होती है उसको बाद में लिखा जाता है। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उन दोनों का अंतर करके स्क्वायर करेंगे। तो अगर संख्या माइनस की भी होगी तो वो अपने आप प्लस की हो जाएगी। फिर भी मैं लिख देता हूँ IL माइनस IC, इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, यानी पहले दोनों का डिफरेंस करना है, फिर आपको उसका वर्ग करना है, और जो भी वो वैल्यू आ रही है आपको उसका अंडरूट निकालना है। पहले तो ये बताओ, बात समझ में आई क्या, कि इस परिपथ की कुल धारा कितनी है। ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है और बहुत सारे बच्चों का गलत होता है, वो DC की तरह जोड़ देते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया था। I1 + I2 + I3, वो क्या करते हैं 4 1 5 और 4 9 एम्पियर कर देते हैं कुल करंट, जबकि ऐसा नहीं होता है। AC में राशियों का सदिश योग बताया जाता है, इसलिए यहाँ जो टोटल करंट आएगी ना, रजिस्टर की करंट का स्क्वायर, 4 की स्क्वायर कितनी आती है 16, दोनों का डिफरेंस करो, 4 और 1 का अंतर कितना है 3, 3 का स्क्वायर करो 9, दोनों को जोड़ा तो 25, 25 का अंडरूट निकाला तो 5। पहले तो ये बताइए परिपथ की कुल धारा कितनी है, बात समझ में आ गई ना, 5 एम्पियर है, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहाँ वाली करंट, माय डियर ध्यान रखना, ये एमीटर है और एमीटर जो है वो धारा का RMS मान हमेशा मापन करते हैं। इनके द्वारा जो रीडिंग दिखाई जाती है वो तात्कालिक वैल्यू होती है, और वैसे ये किसी मान को औसत वैल्यू दिखाते हैं हमेशा। औसत का मतलब वो नहीं 0.637 वाला, औसत का मतलब कि एक पूरे टाइम के दौरान ओवरऑल करंट कितनी चल रही है। मोटर में मान लो वेरिएशन आ रहा है, करंट क्षणिक 4 से 8 हो रही है, तो एम्पीयर मीटर बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा। लेकिन कभी 3.8 कभी 4.2 हो रही है, तो वो एम्पीयर मीटर लगभग अपने आप को ऑसिलेट करता हुआ रोक लेता है और 4 एम्पीयर के आसपास दिखाता है। यहाँ पर जो आएगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, और आपको सिंपल फंडामेंटल आंसर देना है 3 एम्पीयर। बताओ बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि अगर ये, हाँ इसको ध्यान से सुनना, एक और बता रहा हूँ, अगर ये DC सर्किट होता देन एम्पीयर मीटर की रीडिंग होती 5 एम्पीयर। क्यों? क्योंकि उस दौरान हमारे सर्किट की टोटल करंट भी 9 एम्पीयर होती, जो कि अभी नहीं है। अभी 5 एम्पीयर भी रीडिंग नहीं है, मैं बता रहा हूँ, साथ में बताना ज़रूरी होता है। कई बार बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर इस तरह से भेजते हैं कि जी ये देखो इसका उत्तर ये बता रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। सुनिए, है ना, अगर ये DC सर्किट होता तब तो दोनों ब्रांच की करंट को जोड़ देते, 1 और 4 5 एम्पीयर, बट ये AC है इसलिए 3 एम्पीयर आएगा। सवाल कंप्लीट हो गया। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? ये थे 2 क्वेश्चन अभी तक के, है ना। हो सके तो शेयर वाला बटन दबा देना प्लीज़, ताकि और बच्चे अपने साथ कनेक्ट हो सकें। देखो कंटेंट दोस्तों तक पहुंचा दो, उनको पसंद आएगा, इसका विश्वास मैं दिलाता हूं, इसकी गारंटी मैं देता हूं कि पक्का वही बोलेंगे कि हाँ बहुत सही समझ में आया है, मैं भी चैनल सब्सक्राइब कर लेता हूं। तो करवाइए यार, हम 1.5 लाख के नज़दीक है, और हो सके तो
आप 1.5 लाख करवाने में सहयोग करें। आइए तीसरा सवाल देखो, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन आपसे। सवाल पूछ रहा है कि 6 पोल 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उसकी रोटर गति बताओ कितनी है। क्या पूछ रहा है? रोटर स्पीड पूछ रहा है, स्लिप नहीं दी, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है कि जब रोटर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 2 हर्ट्ज है, उस समय बताइए। अब समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो आ ही गया। देखो रोटर गति एक तरीका तो होता है कि टेकोमीटर से नाप लिया जाए। अच्छा, ये अभी एक बार और पेपर में सवाल भी आया था, है ना, अभी उसमें आया टेक्निकल हेल्पर में, गति नापने के लिए हम टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये यांत्रिक टेकोमीटर होता है, उसमें टेकोमीटर का ऑप्शन ही बता रहे थे। तो इसमें दूसरा तरीका एक और होता है और उसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है ना। ये भी गति या स्लिप नापने के काम ही आता है। एक डिस्क के द्वारा काटे गए चक्रों की संख्या गिनने के लिए इसका यूज करते हैं। पुराने टाइम में जो अपने ये KWH मीटर आते हैं, इनकी कैलिब्रेशन भी इसी से करवाते थे, जो डिस्क वाला मीटर होता था ना उसमें। तो अब टेकोमीटर का तो पूछ ही नहीं रहा, वो तो कैलकुलेशन पूछ रहा है अपन से। कैलकुलेशन के लिए देखो, रोटर गति ज्ञात करने का एक ही तरीका होता है। क्या गुरुजी? कि सिंक्रोनस गति को आप स्लिप से गुना कर दो। जितनी स्लिप जा रही है उसको इकाई में से माइनस कर दो, यानी 1 माइनस स्लिप कर दो। या अगर स्लिप परसेंटेज में दे रखी है तो हटा लेंगे, 100 का भाग दे करके करेंगे। तो ये देखो, एक मैंने फॉर्मूला भी बता दिया आपको नया। यूपीपीसीएल TG2 2021 में ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रोटर गति ज्ञात करने के लिए निम्न में से सही संबंध कौन सा है। मुझे लगता है अब आप उसका बहुत अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास सिंक्रोनस गति नहीं है, निकाल देंगे। बहुत सारे बच्चों को तो इसका अच्छे से याद है फॉर्मूला, लेकिन जिन बच्चों को नहीं याद है उनको बता दूं, एक छोटा क्वेश्चन तो इस टॉपिक पे ही आ जाता है कि 4 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की गति बताइए कितनी है। 4 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की गति बताइए कितनी है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रहा है 6 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की गति बताइए कितनी है। तो देखो, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 120 बटा पोल 6, स्पीड आएगी 1000 RPM। एक बात और बता दूं आपको मैं, बहुत सारे बच्चों ने क्या कि आंकड़े याद कर लिए। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 2 पोल की मोटर 3000, 4 पोल की मोटर 1500, 6 पोल की मोटर 1000, 8 पोल की मोटर 750 RPM पर रोटेट कर दी, ऐसे याद कर लिया। तो आजकल क्या कर रहे हैं, वो आंकड़े बदल रहे हैं। अभी एक एग्ज़ाम में मुझे पूरी तरह से याद नहीं कौन सा था, या तो टेक्निकल हेल्पर प्री का एग्ज़ाम था, उसमें साफ साफ दिया हुआ था कि 3 पोल है मोटर में, गति ज्ञात करो, बोले कितनी आएगी। और कई दफ़ा फ्रीक्वेंसी को 60 हर्ट्ज लिख देता है, तो आंख बंद करके ये मत सोच लेना कि 6 पोल है तो 1000 RPM हो गया। फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। और पोल गुरुजी 3 तो हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं होते, प्रैक्टिकली नहीं होते। थ्योरेटिकल तो हो ही सकते हैं ना, उन्होंने थ्योरी में ही दिया था। तो यहाँ हमें आंकड़ों की ज़रूरत होती है, और जैसा दिया है वैसा ही रख दिया करो। चलिए कोई बात नहीं। सिंक्रोनस गति कितनी निकाली आपने? 1000 RPM। जब सिंक्रोनस गति 1000 RPM आ गई तो स्लिप ले आओ। गुरुजी स्लिप कहाँ से लाएं? क्योंकि स्लिप ज्ञात करने के लिए ही तो रोटर गति चाहिए। NS माइनस NR बटे NS इंटू 100, स्लिप तो यहाँ से आती है। अब कैसे करें? तो दोस्तों, इसके अलावा स्लिप का एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, S इंटू F। याद आया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिल्ली मेट्रो 2018 में क्वेश्चन पूछा कि रोटर फ्रीक्वेंसी का मान निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है, और एक ऑप्शन में लिखा हुआ था स्लिप की मात्रा पर। क्या लिखा था? स्लिप की मात्रा पर। तो ये देखो, ये रहा स्लिप। अब यहाँ से हम स्लिप याद करेंगे, देखो, क्योंकि FR रोटर फ्रीक्वेंसी है और F सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से देखो, जब स्लिप ज्ञात करेंगे तो रोटर फ्रीक्वेंसी में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का भाग देंगे, और इसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों चीज़ें दी हुई है। रोटर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उत्तर आ रहा है 4%। 4% को यहाँ रख दो।
1000 इंटू चाहो तो आप प्रतिशत में बदल लो, बाद में संख्याओं को कम कर देना, और चाहो तो अभी हटा दो, तो 4/100 यानी 0.04 लिख दो। ठीक है, तो 1000 इंटू 0.96 960 RPM हो गया। या यहाँ अगर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाए तो मैं बता दूँ, 4% स्लिप हो रहा है। किसका? सिंक्रोनस गति का। तो मोटर किस गति पर चल रही होगी? 96% पर। तो 1000 का 96% निकाल दो, बात एक ही है। 0.96 से 1000 को गुणा कर रहे हो, ये 100 का भाग दे रहे हैं ना। तो मोटर की जो रोटर गति है वो कितनी है? मोटर की रोटर गति 960 RPM है। बताओ सवाल समझ में आया क्या? अब आज तो इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि UPPCL और UPRUNL में जो पिछले साल एग्ज़ाम में आए थे ना, उन क्वेश्चंस को हम लेते हैं। तो आपको कोशिश करेंगे कि हर दिन न्यूमेरिकल के वीडियो जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूँ। वैसे न्यूमेरिकल मैं बीच बीच में देता रहता हूँ। डेली 6:30 बजे जब क्लास होती है तो उसको आप अटेंड करें, MCQs वाली, उसमें भी मैं क्वेश्चन देता हूँ। न्यूमेरिकल मैंने बहुत करवाए हैं। अगर किसी बच्चे ने आज तक मेरे सभी क्वेश्चंस नोट कर लिए होते तो वो अपनी बुक छाप देता। आप दूसरों से बुक, नोट्स, क्वेश्चन मांगते घूम रहे हो ना। मैं ये कहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हो, प्ले लिस्ट में जा कर के आज शुरू कर दीजिए। जागो तभी सवेरा वाली बात याद होगी ना। क्वेश्चन अपने लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, लोग आपसे मांगने आएंगे। चलो, ये क्लास पसंद आई तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, और वेबसाइट पर भी क्विज होती रहती है तो उसको भी अटेंड आप ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।